बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में कौमी और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीजन का आगाज हो चुका है। वनडे चैंपियंस कप इस वक्त फैसलाबाद में खेला जा रहा है और वो आखिरी मराहिल में है। एंड इसी वक्त चैंपियंस कप का दूसरा एलिमिनेटर मार्कोर्स वर्सेस लायंस जारी है। पैंथर्स पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। मार्कोर्स या लायंस, दूसरी टीम का फैसला आज रात होने जा रहा है। और दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम बेन स्टोक्स की क़ियादत में पाकिस्तान पहुंच रही है। वो पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी, जिसमें 2 टेस्ट मैचेस मुल्तान में होंगे। पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर को और दूसरा 15 अक्टूबर को होगा, जबकि तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच कराची में 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। खवातीन का T20 आलमी कप UAE में 3 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। उसी रोज पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के खिलाफ नबद आजमा होगी। क्रिकेट के इन मुकाबलों और मजमूई सूरत हाल पर बात करते हैं जाने मानी सहाफ़ी जनाब शाहिद हाशमी से। शाहिद हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुज़िश्ता हमारी परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच में रही है, ये 2 सीरीज में रही है, वो तो बड़ी पैथेटिक है। आपको कुछ बेहतरी की तवक्को है? कोशिश करनी पड़ेगी। उन 2 शिकस्तों से जो बांग्लादेश के खिलाफ हुई थी, अगर उनसे सबक सीखा होगा तो शायद कुछ बेहतरी नजर आए। बज़ाहिर बेहतरी नजर आ नहीं रही। जो कोच हैं रेड बॉल के जैसन गिलेस्पी, जो व्हाइट बॉल के कोच है गैरी कर्स्टन, उनका ख्याल ये है कि तसलसल बरकरार रखना चाहिए। मार खा खा के कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान की टीम सीख ही जाएगी। तो ये गोरों की हिकमत अमली होती है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ अगर आपने उनकी एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से नहीं दिया तो आप तीनों टेस्ट मैच हार जाएंगे, जैसे हम 2022 में हारे थे। और उनके अगर स्पिनर को, हमारे स्पिनर को अगर वो निकल के चौका मारेंगे तो 2-3 चौके खा लें, लेकिन फील्ड खोले ना, फील्ड ऊपर रखेंगे तो आपको विकेट मिलेगी। और जहां तक विकेट लेने जाएंगे तो आपको विकेटें मिलेंगी। तो एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से देंगे तो बेहतरी आएगी, वरना मुझे बेहतरी नजर नहीं आ रही। अच्छा, ये एक बड़ी एक सूरत हाल ऐसी है जिसमें हम ज़ाहिर है कि क्रिकेट बोर्ड की एक हद तक बात कर सकते हैं। हमारी जो क्रिकेट टीम है, हमारे जो खिलाड़ी हैं, वो पंजाबी में कहते हैं जोगे नहीं है। आप देखिए ना, जो अब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स या मीडिया बाइंग के हवाले से बातें चल रही हैं कि हमारी क्रिकेट को खरीद नहीं रहा, तो फिर ये जो मौज मस्ती है और ये जो पैसे का आना जाना है, जो ग्लैमर है, फिर ये इसमें बड़ा खलल पड़ेगा और सूरत हाल बड़ी गंभीर भी हो सकती है। बिल्कुल पड़ेगा। आप नियतों पर शुबा नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी जब से आए हैं बड़े प्रोएक्टिव हैं, बड़े उन्होंने स्टेप्स लिए, बड़े मेजर स्टेप्स लिए, और वो चाहते हैं, खुलूस से नियति से चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। लेकिन ये पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं, जो मशवरे देते हैं चेयरमैन को, खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम में खेलते हैं, कप्तान, हेड कोचेज, ये सारे लोग मिलकर पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करेंगे। एक मोहसिन नकवी अकेले नहीं कर सकते। उनकी रिजॉल्व बहुत अच्छी है, और जिस तरह वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन कर रहे हैं, सुबह हो रात हो, अर्ली मॉर्निंग हो, स्टेडियम पहुंचकर अपग्रेडेशन का मुआयना करते हैं, तो उनकी नीयत बहुत अच्छी है। लेकिन हमारी टीम को बेहतर करने के लिए हमें बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और प्लेयरों को भी इसमें बड़ी नेक नियति के साथ, खुलूस के साथ, इत्तेहाद के साथ मिलकर खेलना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान की क्रिकेट के राइट्स नहीं बिक रहे। इतनी मुश्किल से 2 साल के राइट्स बिके हैं। 2 कंपनियों ने जॉइंट वेंचर किया, जॉइंट बिड की, तब जाके वो राइट्स बिके हैं। और फिर अगर खुदा ना खास्ता आप इंटरनेशनल मीडिया से आपका ताल्लुक है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो कि एक मुतनाज़ किस्म की रिपोर्ट थी, PTI के तवज्जुह से, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की वो खबर थी। उस पर एक इंडियन किसी अखबार ने तबसरा किया हुआ था कि 21 मिलियन अगर रिजर्व प्राइस है या जो एक पैकेज है एज सेट बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ PCB, तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ मिलियन की ऑफर हुई है। और इस तरह के मामला अगर सेटल हो गए तो फिर ज़्यादा डेफिसिट आ जाएगा अखराजात में, और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है PCB वो तो बहुत ऊंचे लेवल की है। बहरहाल ये आपने दुरुस्त कहा है कि चेयरमैन अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसमें बहुत से लोगों का स्टेक है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, जो एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखेगी, ये ठीक है। चार मसूद इज ओके, अगरचे वो, मुझे सच्ची बात पूछिए कि वो कप्तानी वाली वो बात उनमें नहीं है। बाबर आजम ने कौन सा हमें बहुत कामयाबी दिलवाई, इस तरीके से शाहीन अफरीदी का जो एटीट्यूड है एज ए कैप्टन, उसमें भी बड़ी बेहतरी की गुंजाइश है। मुझे बताएं कि टैलेंट अब उभर कर सामने आ नहीं रहा। किटी में आपके वही सिक्के खोटे भी और सुच्चे भी चल रहे हैं, तो सूरत हाल बेहतर कैसे होगी? देखिए, आपको 2-3 साल सब्र करना पड़ेगा। अभी जैसे आप राइट्स की बात कर रहे थे, तो इंग्लैंड की सीरीज इंग्लैंड में कोई खरीदने को तैयार नहीं है,
और अब आईसीसी टोटल कंट्रोल भारत का है, पहले भी था, अब मजीद बढ़ गया है कि उनके चेयरमैन आ गए जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी रह चुके हैं, अब वो दिसंबर से चार्ज संभाल लेंगे। कहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी देखकर पाकिस्तान की जो एनुअल ग्रांट है वो कम ना हो जाए, जो $34.5 मिलियन पाकिस्तान को मिलते हैं वो कहीं कम ना हो जाए। अगर वो कम हो गए तो फिर पाकिस्तान को अपनी डेवलपमेंट में, अपनी टीमों को, अपने क्रिकेट को चलाने के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। तो 2-3 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म प्लान है, एक शॉर्ट टर्म प्लान करना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा। आपको अपने प्लेयर्स डेवलप करने पड़ेंगे और बतदरीज अपनी टीम की कारकर्दगी बेहतर करनी पड़ेगी। मैं कोई क्रिकेट बोर्ड के साथ हजारे जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन हमारा ज्यादातर जो वक्त है, हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो सोशल मीडिया है, उस पर क्रिकेट बोर्ड पर लान तान पर गुजरता है, जो कि बड़ा नामुनासिब है। अब मुझे इन हालात में ये बताइए कि जो टेस्ट सीरीज में पब्लिक इंटरेस्ट कम हुआ है, पब्लिक पार्टिसिपेशन कम हुई है, अब इसमें कोई लोकल इंसेंटिव, कोई होर्डिंग, कोई एडवर्टाइजमेंट केबल टीवी बोर्ड को करना चाहिए। आप देखिए फैसलाबाद में, अगर ये डिफरेंट फॉर्मेट है, बड़ी दुनिया आई है, बेहतरी आएगी, लेकिन ये सारी चीजें रिजल्ट से मुंसलिक होती हैं। नताइज अच्छे आएंगे तो स्पॉन्सर्स भी आएंगे, नताइज अच्छे होंगे तो टीवी राइट्स भी अच्छे आएंगे, नताइज अच्छे होंगे तो क्रिकेट बोर्ड भी फ्लरिश करेगा। अफसोसनाक पहलू ये होता है कि हमारी टीम की जो खराब कारकर्दगी होती है उसको मुंसलिक कर दिया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी से। तो जब तक रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, ये सारी चीजें बेहतर नहीं होंगी। लोगों को क्रिकेट से नफरत होती जा रही है। ये जो अब रिजल्ट आ रहे हैं कि हम पहले अफगानिस्तान से ओडीआई हार गए, फिर हम यूएसए से T20 वर्ल्ड कप में हार गए, बांग्लादेश से जो किसी ने सोचा भी नहीं था 2 टेस्ट मैच हम हार गए। तो दूसरी टीमें आगे जा रही हैं, हमारी क्रिकेट पीछे जा रही है। अगर ये आगे नहीं गई, बेहतरी नहीं आई, तो फिर नताइज बहुत ही खराब है। अच्छा, अगर बेन स्टोक्स की बात करें, ब्रुक की बात करें, क्राउली की बात करें, टकेट की बात करें, रेहान अहमद बॉलर है, शेख बशीर ने भी अपना एक मुकाम पैदा कर लिया है। मुकाबला कोई इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तानी ठीक है, नुमान अली को दोबारा ले आए हैं, वो कुछ मैजिक दिखा सकते हैं, उनसे तवक्को की जा सकती है। हम विशफुल हैं, अगर पाकिस्तान इसी परफॉर्मेंस दिखाता है इंग्लैंड के खिलाफ तो ये फर्दर इंसाइट कर देगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जो चांसेस हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज एंड सो इज ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल ऐसा ही है, और इंग्लैंड के पास ऐसी पूरी बैलेंस मौजूद है, सारी उनकी बेसिस कवर है कि पाकिस्तान वाले जो उर्दू का जो मुहावरा है ना कि न जाए रफ्तन न पाए मानदन, इस तरह आप फास्ट बॉलिंग तो करेंगे। उनके पास 6 बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं और बेन स्टोक्स जो फास्ट बॉलिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर है, तो 7 तो उनके पास बॉलिंग ऑप्शन फास्ट बॉलिंग में है। किसी को भी 3 को वो खिला सकते हैं, 2 को खिलाएंगे और बेन स्टोक्स को 3 फास्ट बॉलर उनके पास होंगे ही होंगे। और उनके पास 3 स्पिनर बहुत अच्छे हैं। आपने शोएब बशीर और रेहान अहमद का नाम लिया, जैक लीच तो 100+ विकेटों वाला बॉलर है और लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो पाकिस्तान को हमेशा से मुश्किलात का शिकार करता है। तो इंग्लैंड के पास तो सारी बेसिस कवर है। आप फास्ट बॉलिंग पिच बनाएंगे, वो आपको फास्ट बॉलिंग मैंने नाम नहीं लिया। अच्छा, इसमें एक और बात मुझे ये सब बताएं, मेरा ये बड़ा ख्वाब था, गद्दाफी स्टेडियम के करीब ही हम रहते भी हैं, मैं बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, और मुझे अब्दुल खालिक खान का जो तखय्युल था, उनकी जो एक नाम है इस तामीर के हवाले से स्टेडियम की, मैं उनको हमेशा खराज अकीदत पेश करता हूँ। मीनार पाकिस्तान भी उन्होंने बनाया, अब इसको स्क्वीज कर दिया गया, ये एक आइडियल क्रिकेट स्टेडियम बन गया। आप समझते हैं कि जितनी पैसों की खपत इन पर हुई है और साथ इजाफी एक होटल भी बन रहा है, बेहतर ये होता कि लाहौर में शाहपुर कांजला के करीब एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट इसी किस्म का जिस तरह यहाँ बनाया जा रहा है, एक स्टेडियम बना दिया जाता और वहीं पे होटल भी बन जाता है। अब इसको तोड़ फोड़ करने का, पुरानी चीज को इतना पैसा लगाने का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तोड़ दिया। ये भी एक ख्याल जो है, ये भी एक तस्वुर जो है, ये भी नुकता पेश किया जा रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से आपको चैंपियंस ट्रॉफी का अगर इनेकाद करना है तो आपको ग्राउंड्स तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चाहिए, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है मोहसिन नकवी की कि पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ग्राउंड नहीं है। अब अल्लाह करे लाहौर का। मुझे बताएं, आप ओवल लॉर्ड्स में मेरे साथ मैच कवर करते रहे हैं, क्या वो बड़े शान गद्दाफी स्टेडियम से बेहतर उनके ड्रेसिंग रूम्स हैं, उनका मीडिया सेंटर है, इनसे बेहतर है? बहुत बेहतर है उनका। सर सारा पुराना नहीं, वो अपने ड्रेसिंग रूम तो, उनके ड्रेसिंग रूम तो बहुत कंजर्वेटिव टाइप के छोटे से होते हैं। वो बावजूद इसके कि उनके पास बेपनाह पैसा होता है, वो लेविश किस्म के ड्रेसिंग रूम और लेविश किस्म के मीडिया सेंटर नहीं बनाते। वो अपने ग्राउंड के ऊपर स्पेक्टेटर्स के लिए ज्यादा तवज्जो देते हैं। ग्राउंड में ग्रास, ग्राउंड की जो कंडीशन होती है पिच की, उसके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। अगर आपके पास 3 ग्राउंड तैयार हो जाएंगे तो आप आगे भी जूनियर वर्ल्ड कप की, विमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी की पेशकश कर सकते हैं। इंडिया में 50 इंटरनेशनल वेन्यूज हैं। हम अगर इंडिया का 1/10 हैं
समझ लें, तो हमारे पास कम से कम 5 ग्राउंड तो होने चाहिए। पिशावर का ग्राउंड कब से बन रहा है, नहीं बन के दे रहा। कोयटा में हम क्रिकेट खेलते नहीं, ना हम डोमेस्टिक क्रिकेट। आज मुझे किसी ने बताया कि सियालकोट का स्टेडियम भी बड़ा बेहतर हो रहा है, और यहाँ गुजरावाला का आपको बता दूं, गुजरावाला में 4 तारीख से एक पंजाब सुपर लीग हो रही है, वो टेलीवाइज भी होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ बजा ऐसे स्टेडियम मौजूद है जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट हो चुकी है, वो अब मुस्तकिल तौर पर उनको आपको कम से कम 10 ग्राउंड चाहिए। आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराने के लिए 10 ग्राउंड चाहिए, बिल्कुल, जिसपे आप अब इस वक्त आपके पास ग्राउंड की कमी है। 3 ग्राउंड आपके रेनोवेशन हो रही है, तो आपको मुल्तान में 2 टेस्ट कराने पड़ रहे हैं। अच्छा जी, एक और सवाल जो बड़ा पुराना मैंने रखा हुआ था कि मैं किसी सीनियर तजियाकार से पूछूंगा। बांग्लादेश की सीरीज में पिंडी टेस्ट का तीसरा या चौथा दिन था, आपको याद होगा कि रिजवान कजबैसी करते ही वाज डूइंग सम वो डिलेइंग टैक्टिक्स, और बांग्लादेश के जो खिलाड़ी वो भंगेखता थे। ये टीम मैनेजमेंट में मैनेजर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो मोटी मोटी किसी मुल्क के खिलाफ जब आप सीरीज खेलते हैं, जो खारजा पॉलिसी है और जो रिक्वायरमेंट है, जो हालात है, उनसे आगाह करे। अब बांग्लादेश में जो भी इस वक्त हालात है, पाकिस्तान के लिए वहां पर अवाम जो है वो मोहब्बत रख रहे हैं, अच्छी बातें हो रही हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि रिजवान साहब को क्या ये हुआ था कि कभी वो बैठ जाते थे, कभी वो डिले करते थे। अंपायर ने भी इंटरव्यू किया तो इनको पता नहीं कि ये दुनिया भर में क्या चल रहा है आजकल। ये गेम अवेयरनेस की कमी है और इंटरनेशनल नहीं हमने मेरी बात में नहीं अवेयरनेस की बात नहीं है। यहाँ पर टीम मैनेजमेंट का काम था और बोर्ड के सदर दफ्तर का काम था कि लड़कों को बुला के ब्रीफ किया जाए। तो क्रिकेट नहीं खेल रहा ना, रिजवान को भी तकरीबन 9-10 साल। और सर कहाँ छोड़ रहे? नहीं, इन सारी चीजों की अवेयरनेस होनी चाहिए थी, और अगर नहीं थी तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट को बताना चाहिए था, वार्न करना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था कि इस तरह की हरकतें ना करें। मेरी बात सुने, इनको मुसलसल बताया जाएगा। वैसे जिन चीजों के बारे में बताया जाए वो भी ये कर गुजरते होते, तो इसमें किसी क्रैश प्रोग्राम की जरूरत है। मेरे ख्याल में नदीम खान साहब इस सिलसिले में कोई फैकल्टी अपनी बनाए ऐसी, जिसमें इनको थोड़े बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस और उनकी अहमियत के बारे में भी बताया जाए। शाहिद हाशमी साहब, आज भी आपसे बड़ी मालूमात हमें हासिल हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राजा। सामीन कराम, ये थे शाहिद हाशमी। आपको बता दें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैचेस हैं वो 7, 15 और 24 अक्टूबर को खेले जाएंगे। पहले 2 टेस्ट मैच मुल्तान में होंगे। सामीन कराम, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, और पाकिस्तान पहले ही रोज अपना मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस जो है वो कोई इतनी शानदार नहीं, जो ट्रैक रिकॉर्ड है गुज़िश्ता 5 मैचों का। बहरहाल फिर पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो 6 अक्टूबर को भारत के खिलाफ है, तीसरा मैच 11 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया, और फिर चौथा मैच 14 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। ये पूल मैचेस हैं, काफी तगड़ा पाकिस्तान का पूल है, और पाकिस्तान की टीम में वही नाम है जो काफी सरकर्दा है, तजर्बाकार है। इसमें फातिमा सना जो है वो कप्तान है, जबकि आलिया रशीद, फिर डायना बेग, मुनीबा अली, गुल फिरोजे, निशा सिंधु, निरा डार, सदरा अमीन, टूबा हसन और फिर सादिया इकबाल भी टीम का हिस्सा है। तो अच्छी टीम है इस लिहाज से कि ये काफी अच्छे से यही खेल रही है। हमारा पूल बड़ा नहीं है, लेकिन इस मौके पर तो हम बात करेंगे कि टीम किस तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है। हमारे साथ हैं वुमेन कोच और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जनाब इरफानुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। इरफान साहब, टीम तो तजर्बाकार है, अपोनेंट का मैंने आपको बता दिया, यूएई की जो कंडीशंस हैं उनको पेश नजर रखते हुए आप कोई गैर मामूली परफॉर्मेंस की तवक्को कर रहे हैं पाकिस्तान की वुमेन टीम से? T20 जो फनी गेम, तो तुक्का लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज तो वी आर एट द बॉटम अपने पूल में। हमारे पूल में जितनी टीमें हैं वो अभी रिसेंटली जो श्रीलंका है वो भी इंडिया को जीती और एशिया कप जीती है और हमसे भी जीत चुकी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। T20 की बड़ी तगड़ी टीम है जी, लेकिन बड़े अच्छे हालात में शायद हम कोई मैच जीते हों तो इन लोगों से। सीरीज तो कभी नहीं जीते, लेकिन जो T20 है वो उसमें मार्जिन होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप क्या कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं। आपकी जो है सारी रिसर्च जो दूसरी टीमों की आपके ऊपर वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि आपने कोई नया प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया काफी अच्छे से। तो ये जो बॉलर्स आपकी हैं, लाइक नशरा सिंधु जो ढीले ढीले बॉल करती थी, पहले कोई ऊंची हिट मारे तो वो बैकफुट पे पुल कट मारती हैं, बैकफुट से पंच मारते और एक्स्ट्रा कर उसको चौका मार देती हैं। तो वो दे न्यू देयर योर बॉलर्स। फातिमा सना की बॉलिंग परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही वर्स्ट है वैसे ही, और एक थोड़ी सी वो आउट कर रही है सादिया, और वो भी नया गेंद होता है T20 में, तो आपको पता है T20 में तो विकेट मिल जाती है।
अदरवाइज तो बैटिंग में 9 बॉलरों की टीम है ये। बैटिंग में टोटली डिपेंड करता है मिराडार पे, आलिया पे, तो ऑन एंड ऑफ, या मुनीबा अली पे, तो ऑन एंड ऑफ बाकी स्कोर करती रहती हैं, कभी कप्तान की 20-25 कर दी है, लेकिन ऐसा कोई ऐसा स्कोर सिवाय आलिया के 50 करके 60 कर देती है। तो वो भी उसका बैटिंग ऑर्डर ही ऐसे माशाल्लाह रखा होता है कि वो थोड़ा सा डिलीवरी करने की जरूरत है। ये जो आपकी बेस्ट प्लेयर्स हैं, यू मस्ट सेंड देम ऑन टॉप ऑर्डर ताकि आप एक चांस तो लें। जब आप ये जो सही हिटर हैं, जिन्होंने जो T20 के प्लेयर हैं, वो आते 5-15वें ओवर में हैं, तो उसमें तो मुझे कोई चांस नहीं होता। बट बॉलिंग सेक्शन इज वेरी पुअर, प्लस जो फिटनेस लेवल है वो बहुत हॉल है। और ये ऐसी सूरत हाल है जो बड़ी मायूस कुन बाजुकात दिखाई देती है। हाँ, ऑलराउंडर्स बहुत कम है। एक ही सॉलिड ऑलराउंडर थी मितालिया, जिसको ये ग्रूम कर सकते थे, या हफ्जा अमजद थी। उन बच्चियां जो सॉलिड थी इस फॉर्मेट के लिए, वो इन्होंने ग्रूम नहीं की। तो ये अब आपकी जो बैटिंग लाइन है वो 2-3 बंदों पर डिपेंड करता है। आलिया स्कोर करेगी या मिराडार को एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेलेगी तो ही होगा, या मुनीबा भी 30-40 बहुत ज्यादा खेलेगी तो 40 स्कोर कर देगी। तो जिसका आलिया खेलती है 60-70 की कर देती है। अब आप या तो मैच जीतने के लिए जाएं, इन सबको ऊपर चांस लें इनका। मुनीबा ओपन करें, ये आपकी मिराडार ये 1 डाउन आए, आलिया चौथे नंबर पे आए, तो ऊपर से अटैकिंग क्रिकेट की जरूरत है। ये जो चांस लेने वाली बात है ना, कि शायद वो शायद कुछ नहीं होता, और वंस इन अ ब्लू मून 100 मैचों में एक हो जाता है। अदरवाइज वो भी ऐसे हो गया कि 180 आपने कर दिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका के चारों बॉलर गर्मी की वजह रेस्ट लेके थे, गोइंग टू वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को सेव कर रहे थे। तो विकेट बॉलिंग पे हमने 180 कर दिया, लेकिन ये भी खुशाइन बात की चले, उसमें 60 वो आलिया का नॉट आउट था बीच में। तो अटैकिंग क्रिकेट की जरूरत है। ये अब हम आपसे शुरू से ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारी जो वुमेन विंग है या जो क्रिकेट बोर्ड है, उसका वुमेन क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इवेंट्स पे, कोचिंग पर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बड़ी कम है। इस पर तवज्जो देनी चाहिए। मेरे ख्याल में रिजल्ट वैसे ही आएंगे जो अब देखे चले आ रहे हो, जिसका भी आप हर 4 माह बाद 6 माह बाद कोच आते हैं, अभी जब चेंज करते हैं तो वही पुराने ले आते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि असल टैलेंट कहाँ है, नई बच्चियां कहाँ खेल रही हैं। जो आप मालिक के चांस है तो हम उसको चांस दे दें, या कोई ऐसी है, गुलरुख है, सायरा है, बहुत सारी प्लेयर ऐसी हैं। अब एक गाय तो उन्होंने वेस्ट कर दिया, अब इनको अब नेक्स्ट डे वेस्ट हो रहा है, मोनोपोलाइजेशन हुई है। जो सेक्टर्स हैं उनको पता नहीं होता टोटली कौन लड़कियां खेल रही हैं, किसका क्या पोटेंशियल है। तो वो जो कंसर्न लोग हैं जो क्रिकेट से मुंसलिक हैं मुद्दों से, डोंट बॉदर टू आस्क देम। पता नहीं इन्होंने कोई अना का मसला बनाया हुआ है। हमारे तो कोई अना का मसला नहीं है कि हमारी तो पाकिस्तान के साथ नेशन में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर्स हैं, इनको होना चाहिए। मैं चैलेंज देता हूं उनको को 6 माह के अंदर टीम को खड़ा खड़ी कर देता। मुझे पता है कौन कौन से ब्लॉक्स में कौन कौन सी लड़की है, इसमें क्या पोटेंशियल है, वो इंटरनेशनल लेवल पे जा सके। इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो तुमको करनी चाहिए कि कोई जैसे कोई ऐसा मेरेकल हो जाए कि हमारी टीम जो है ऊपर की 4 टीमों में आ जाए वुमेन की, और हमें भी कुछ खुशियां देखने को मिले। बार जो आप बात बता रहे हो, जो मैं खुद से समझता हूँ, उम्मीद इसके कामयाब हम सामीन को भी ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो वुमेन क्रिकेट है इसको चैलेंजेस हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ अगर क्रिकेट बोर्ड ने इस पर तवज्जो ना दी तो फिर हमारी सूरत हाल यूं की तो ही रहेगी। जनाब फरमान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने गला कदर ख्यालात हैं वो हमारे सामीन तक पहुंचाए। थैंक यू सो वेरी मच सर। ये थे साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और वुमेन कोच जनाब इरफानुल्लाह। अब दूसरी तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में खेलों के मयार के हवाले से आपकी तरफ से हमें मुख्तलिफ आरा मौसूल होती रहती हैं, और आपको इस चीज का एहसास है, तशवीश भी है कि रोज अफजों हमारे मुल्क में खेलों का, मुख्तलिफ खेलों का मयार जब वो गिरता चला जा रहा है। आया इसमें एसोसिएशन में कुछ सुकम है, या फिर हुकूमत सरपरस्ती में कहीं कोताही हो रही है किसी सतह पर, या फिर खिलाड़ी खुद इस सिलसिले में वो दिलचस्पी नहीं ले रहे जो एक जमाने में हमारे खिलाड़ियों का खेल के हवाले से एक हिस्सा और एक जज्बा होता था। हम बात करेंगे खेलों के पुराने ग्रेट 7 ऑफ द गेम है एदीश हैदर ख्वाजा साहब। ये आजकल पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, बड़े मुतहर्रिक हैं,
एक अरसा हो गया इनको खेलों की खिदमत करते हुए। इनसे पूछते हैं कि अहवाल क्या है, तकाजे क्या हैं और फिर इसका हल भी क्या है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब, आप ये मुझे बताइए कि आप किन वजूहात को पिन पॉइंट करेंगे? हॉकी हो गई, स्क्वॉश हो गई, फुटबॉल हो गई, क्रिकेट भी लगता है कुछ वसाइल के बावजूद अब मसाइल का शिकार है। वैसा देखें, ये जो सूबे हैं ये खेलों की नर्सरी पैदा करते हैं। मेरे अपने जाती ख्याल में हमारे स्कूलों में और कॉलेजों में गेम्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। हमारे स्पेशली जो अपने हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें तो बिल्कुल स्पोर्ट्स नहीं हो रही। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें फिर भी कोई स्पोर्ट्स हो रही है, लेकिन उस म्यार पे, उस स्टैंडर्ड के कंपटीशन नहीं हो रहा है कि बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो और ये नर्सरी ऊपर जाके सीनियर प्लेयर को रिप्लेस कर सके। हमारे जो प्लेयर हैं वो पैदा नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई है, हाँ वो फुटबॉल हो या हॉकी हो या स्क्वॉश हो, जो भी आप कह रहे हैं। बाकी जहाँ तक एसोसिएशन का या फेडरेशन का तलक है, वो जहाँ तक इसके लिए कोशिश कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि वो अपनी लेवल पे कर रहे हैं। एक तो उनके पास फंड की कमी है। अब वो वक्त नहीं रहा कि बगैर पैसे के जाके तो वो प्लेयर खेलना शुरू कर दे। अब चीजें भी इतनी महंगी हो गई हैं कि वो अपना इक्विपमेंट जो है वो नहीं खरीद सकता। तो मेरे ख्याल में इसकी बेहतरी के लिए स्पोर्ट्स बेहतरी तभी होगी जब हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में स्पोर्ट्स ज्यादा होंगी और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। बच्चे स्कूल से, कॉलेज से निकलेंगे और वो खेलेंगे और वो इनको ऐसी परफॉर्मेंस देंगे कि आगे जाके ये बेहतर रिजल्ट दे। चाइना हमारे से बाद आजाद हुआ है और चाइना का स्ट्रक्चर इस किस्म का है कि वहाँ वो 10, 12, 14 साल का बच्चा पकड़ते हैं और वो देखते हैं कि ये बच्चे का रुझान किस साइड पे है, कौन सी गेम खेल सकता है। उस गेम के ऊपर उसको तवज्जो दे के तो वो 6 साल, कम से कम 6 साल उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसकी बकायदा कोचिंग करते हैं, उसकी डाइट का ख्याल रखते हैं। फिर 6 साल के बाद जो गेमें ओलंपिक आने वाली होती हैं उनमें उसको भेजते हैं और वो मेडल लेके आता है। देखिए ना, एक दौर था जब आप जैसे यंग लोग आए पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन में, ओलंपिक एसोसिएशन में, बाद में आप आ गए और दूसरी खेलों में भी, क्रिकेट में भी, फिर हॉकी में भी और स्क्वॉश में डाई हार्ड लोग थे। मैं नाम लेना शुरू कर दूं, बात लंबी हो जाती है। मुझे लगता है कि हमने स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर भी पैदा कम हो रहे हैं। कम नहीं हो रहा है, लोगों में शौक है। एडमिनिस्ट्रेटर ठीक जा रहे हैं, लेकिन उनके पास इस वक्त कोई इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। आप IOC का चार्टर देखें तो उसमें वो कहते हैं कि जी फाइनेंशियल सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट वहाँ की वो सप्लाई करेगी और गेमें कराएगी ओलंपिक। यहाँ कुछ थोड़ा सा उल्ट हो गया हिसाब कि ओलंपिक को साइड पे करके और ये जितने भी हमारे सरकारी इदारे हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, वो कहते हैं कि जी हम खुद गेम करा लेंगे। इसमें ये मुझे बताइए कि अब हमने अरशद अजीम पैदा कर लिया, आगे आप क्या देख रहे हैं? अरशद अजीम आपने नहीं पैदा किया, अरशद अजीम हमने नहीं पैदा किया। ये उसके अंदर कुदरती एक टैलेंट आया है और उसने खुद भी मेहनत की है, उसने खुद इसके ऊपर मेहनत की है ज्यादा। हमने नहीं पैदा किया। अब उसका एक छोटा भाई है, वो भी वापदा ने अपॉइंट कर लिया और वो भी खेल की तरफ आ रहा है और काफी ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है। ये बातें नहीं है। बात ये है कि हमें जो काम हमें करने वाले हैं वो हमें करने चाहिए, जो गवर्नमेंट के करने वाले हैं वो गवर्नमेंट को करने चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। आखिर में मुझे ये बताएं, एक दौर वो था कि सारे डिपार्टमेंट को खत लिखे गए, जो बैंक से और जो डिपार्टमेंट थे, कि आप अपनी स्पोर्ट्स की जो टीमें हैं वो खत्म कर दें। अब ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? और अभी ये दोबारा सिलसिला शुरू हुआ है, इससे कोई बेहतरी की तवक्को है आपको? डिपार्टमेंट में गेम्स रहनी चाहिए। सूबों की हद तक जो है वो सूबे
नर्सरी पैदा करें, ग्रास रूट लेवल पे सूबे पैदा करें। और हमारे पास देखो सूबे एक ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है कि वो अपने प्लेयर को जॉब दे सके। इसीलिए दूसरे डिपार्टमेंट उनको ले जाते हैं। जब उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो वो कोई ना कोई डिपार्टमेंट उसको बच्चे को ले जाता है। ये जब तक एक सिस्टम ठीक नहीं होगा वो बेहतरी नहीं आ सकती। इदरीस हैदर ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने ग्रां कदर ख्यालात से हमें मुस्तफीद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे जनाब इदरीस हैदर ख्वाजा, सेक्रेटरी जनरल पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन। सामीन कराम, हमारे इस स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट का वाहिद मकसद मुख्तलिफ खेलों की दिलचस्प अपडेट्स को आप तक पहुंचाना है। इसके अलावा खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकाद के हवाले से इदारों और तंजीमों की कारकर्दगी, इनमें मौजूद सुकम और कमजोर पहलुओं की मस्बत मगर तनकीदी अंदाज के साथ निशानदही भी स्पोर्ट्स मैगजीन का हिस्सा है। इस मकसद के लिए नामवर तजियाकार और साबिक खिलाड़ियों की तजावीज़ स्पोर्ट्स मैगजीन का लाजमी हिस्सा रही हैं। ये सिलसिला इंशाअल्लाह आइंदा भी जारी रहेगा। हमने इस रेडियो स्पोर्ट्स शो में कौमी फेडरेशन के चेयरमैन, सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान का नुक्ता नज़र भी आपके लिए पेश किया। इन तमाम सिलसिलों ने हमारी और आपकी मालूमात में बेशकीमत इजाफा किया। इसी ज़मीन में हमारी आज की पेशकश आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर मैसेज कीजिए। अब राजा असद अली खान को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर, जबकि मंसूब आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।